है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त डी के मिश्रा और आज मैं बात करने जा रहा हूं 11 जून दिन बृहस्पतिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि 11 जून से हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। मैं स्पष्ट कर दूं, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे का मतलब ये होता है कि दुनिया के जो बड़े शहरों की जो सूचियां हैं उनको निकाला जाता है और उसमें महंगे या कह सकते हैं रिहायशी शहरों का चयन किया जाता है। तो मुंबई दुनिया में 60वां ऐसा शहर है जो कि दुनिया का महंगा शहर की सूची में 60वें स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं सूची में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थानों की, तो पहले स्थान पर रहा हांगकांग, दूसरे स्थान पर रहा तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो और चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर रहा। तो मुंबई के बारे में पहले मैं बात कर लूं। अगर आपसे भारत के सापेक्ष में पूछता है कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन रहा, तो डेफिनेटली आप बताइएगा कि मुंबई। लेकिन मुंबई जो है, आपको बता दूं, एशिया में वो 19वें स्थान पर है महंगे स्तर पर, यानी कि 19वें स्थान पर है सबसे दुनिया के एशिया में महंगे शहरों की सूची में। इसके अलावा भारत के दो और शहर भी शामिल हैं। एक तो आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करूं तो नई दिल्ली 101वें स्थान पर है और इसके अलावा चेन्नई 143 रैंक पर स्थित है। तो यानी कि दोनों लोगों का भी आप स्थान याद रखिएगा, चेन्नई और नई दिल्ली का। इसके अलावा मुंबई तो आपको याद ही रखना है कि एशिया में 19वें स्थान पर और दुनिया में 60वें स्थान पर है। इस टोटल सर्वे में 209 अलग अलग शहरों का चयन किया गया था। ठीक है, उन्हीं में से सूची तैयार करी गई है। तो ये था आज आपका पहला प्रश्न, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। एक तो ये इंस्टीट्यूट है, दूसरा हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग, यानी कि दोनों ने क्या साझेदारी करी है कि भारत में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। देखिए, भारत में केसर उत्पादन के लिए इन्होंने 3 अलग अलग राज्यों का चयन किया है। जैसे मैं बताऊं आपको, पहला तो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने अगर समझौता किया तो डेफिनेटली आपका हिमाचल प्रदेश तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केसर वगैरह की, तो सबसे ज़्यादा JNK में ही होता है। ठीक है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इन तीन राज्यों में अब केसर का उत्पादन किया जाएगा। आमतौर पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्रति वर्ष लगभग 100 टन की डिमांड रहती है लेकिन केसर की। लेकिन होता क्या है, हम लोग उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, मात्र 6 से 7 टन ही उत्पादन कर पाते हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2825 यानी कि 2825 हेक्टेयर भूमि पर आप केसर किया जाएगा, यानी कि एक बड़ा स्तर हो जाएगा केसर का। दूसरी बात करूंगा मैं हींग के ऊपर, तो हींग एक ऐसी चीज़ है जो भारत में उत्पादन ना के बराबर होता है और भारत इसका लगभग मैं कहूँगा कि 80 से 90% तक की जो कह सकते हैं इंपोर्ट करता है या क्या कहूँ कि मंगाता है वहाँ से, तो वो हैं ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 3 देशों के बारे में याद रखिएगा, ईरान, उज्बेकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान। ये 3 देशों से सबसे ज़्यादा हींग का क्या करता है, मंगाता है भारत। तो याद रखिएगा कि अब भारत में हींग और केसर के उत्पादन में क्या करी जाएगी, वृद्धि करी जाएगी। केसर हम उत्पादन उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्या होगा, केसर के उत्पादन में वृद्धि करेंगे क्योंकि बहुत सारे समझौते भी होते जा रहे हैं। केसर की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में केसर को GI टैग कश्मीर में दिया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निर्यात संवर्धन परिषद, यानी निर्यात संवर्धन परिषद ने लगभग 200 भारतीय निर्यातकों के साथ 4 दिवसीय वर्चुअल मेले, ये आपको याद रखना है, वर्चुअल मेले का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही स्टॉल लगाए जाते हैं और उसको अपनी जानकारी, अपने पदार्थ होते हैं या कहूँ मैं अपनी चीज़ें होती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि 200 भारतीय निर्यातकों के साथ ये वर्चुअल मेले का आयोजन किया गया और ये पहली बार ऐसा था कि वर्चुअल मेले का आयोजन किया जाए, वरना जानते ही कोविड-19 था ही नहीं, तो हम अपना स्टॉल लगाते थे, मार्केट में जाते थे। लेकिन अब की बार वर्चुअल मेले का आयोजन किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा ये किस पर बेस्ड था, तो यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों पर केंद्रित था ये पूरा वर्चुअल मेला। तो इसमें 200 भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया। इसका आयोजन किसने किया था, निर्यात संवर्धन परिषद ने। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर से चलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण, यानी कि कहना चाह रहा हूं मैं कि एशिया के नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कर दिया गया है, कोविड-19 का महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पहले बात थोड़ा सा पृष्ठभूमि में समझ लूँ मैं कि यह पुरस्कार जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो गया, तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। जो रेमन मैग्सेसे थे वो तीसरे राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना 1957 में, 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स, याद रखिएगा रॉकफेलर ब्रदर्स, और इसके अलावा
फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा किया गया था 1957 में। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अगर आप सबको याद हो, एनडीटीवी के पत्रकार थे रवीश कुमार जी को दिया गया था पिछले वर्ष। तो याद रखिएगा, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। हालांकि नोबेल पुरस्कार दिसंबर में वितरित किए जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इसे एशिया के नोबेल के नाम से जानते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इस बार रद्द कर दिया गया, इस बार कोई चयन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पुणे स्थित DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नामक एक नैनो तकनीकी आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित कर ली है। यानी कि उससे कह सकते हैं कि उस कीटनाशक जो स्प्रे का नाम रखा है वो रखा है स्प्रे, और बनाया किसने है? पुणे स्थित डायट ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। जो ये स्प्रे होगी बेसिकली 24 घंटे तक काम करेगी कोविड-19 के वायरस से लड़ने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 24 घंटे तक एक स्प्रे काम करेगी कोविड-19 के कह सकते हैं वायरस से लड़ने के लिए। तो इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है कि बेहतर तरीके से काम किया जाए। नाम याद रखिएगा कि अनन्या नाम है उसका। ठीक है, बेसिकली आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले देखते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। या ऋण अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से अभी हाल ही में राज्य को कोविड-19 से स्थिति निपटने के लिए और विकासात्मक कार्यों के लिए दिया गया है। चाहे वो अभी आपने अम्फान देखा हो, अम्फान के कारण कह सकता हूँ मैं किस तरीके से क्षति हुई पश्चिम बंगाल को। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनको बांटूँ, मैं अलग अलग क्राइटेरिया में बांटूँ कि पैसा जो आया हुआ है अलग अलग क्राइटेरिया में बांटूँ, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से 850 करोड़ रुपए होगा वो समाज कल्याण योजना में लगेगा, 850 करोड़ रुपए। और उसके अलावा जो बचा 1100 करोड़ रुपए, तो वो जो जाएगा वो जाएगा आपका औद्योगिक कह सकते हैं कि अवसंरचना, जो औद्योगिक अभी तक ठप पड़ गए हैं उनको भी उठाने के लिए 1100 करोड़ रुपए अलग अलग लगाए जाएंगे। तो ये था मेन रूप से पश्चिम बंगाल को जो विश्व बैंक ने पैसा दिया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, मैंने बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ममता बनर्जी जी वर्तमान में यहाँ की CM है पश्चिम बंगाल की, और जगदीश धनखड़ जी वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात आप सब याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा क्षति प्रभावित हुए थे अम्फान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यानी कि IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि इसने क्या कर दिया है? इसमें प्रक्रिया 50% की अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। यह हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें गुजरात सरकार का भी अहम रोल रहा। तो ये हिस्सेदारी किसने खरीदी है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने क्या कर लिया है? 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। याद रखेंगे इस बात को, ये खबर थी गुजरात से। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप सब इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने किसकी 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वरिष्ठ कश्मीरी वकील, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न रहेगा। जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश बना दिया गया है। यानी कि जावेद इकबाल वानी जो होंगे अब JNK उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा आप सब एक बात और याद रखिएगा कि जो जावेद इकबाल वानी हैं, इन्हें लगभग 11 वर्षों का अपने वकालत पृष्ठभूमि पर बड़ा अनुभव है। इसके लिए याद रखेंगे इनके बारे में। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस बोबडे जी वर्तमान में हमारे कौन हैं? वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये खबर हो गई कश्मीर से। अंतिम प्रश्न आपके लिए। गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक पद पर क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। तो वरिष्ठ निदेशक कौन हो जाएंगे? अनिल वल्लूरी। और गूगल क्लाउड इंडिया के MD कौन है वर्तमान में? तो करण बाजवा। ये तो पहले से ही है, लेकिन आपको ये याद रखना है अनिल वल्लूरी जो है वो वरिष्ठ निदेशक पद पर कार्य करेंगे गूगल क्लाउड के। तो ये थे आज के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आए हैं तो निश्चित रूप से आप पूछ लीजिएगा, वीडियो आपके लिए ही है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।